प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। निज़ामी साहब, अगर ये कहा जाए कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की जो है वो चेयरमैन सेनेट के साथ ठन गई है, तो शायद ये कहना भी नाकाफ़ी होगा, बल्कि ज़्यादा बेहतर तरीके से ये कहा जा सकता है कि हुकूमत की जो है वो अब सेनेट के साथ ठन गई है, क्योंकि इसमें अब जंपिंग कर गए हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी। और प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि वज़रा की तस्दीक की तो इजाज़त नहीं दी जा सकती, और परवेज़ खटक साहब से कहा है कि वो रब्ता करें और देखें क्या मामला है। तो ये तो सेनेट में वो जो गर्मा गर्मी मुशाहिदुल्ला और फवाद चौधरी साहब से शुरू हुई थी, उसने तो बहुत सारे लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। फवाद चौधरी साहब को फारिग कर दिया ना उन्होंने। जी, उन्होंने कहा कि आप दाखिल नहीं हो सकते, दाखिल नहीं हो सकते सेनेट में। ये बड़ा ईवान में इंतहाई एक्सट्रीम एक्शन है। और इसलिए ये लिया गया गालबन कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन नहीं, माफ़ी किस चीज़ की मांगनी थी उन्होंने? कुछ किया होगा तो मांगने कह रहे थे ना। स्पीकर तो एक किस्म का कस्टोडियन होता है, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर या चेयरमैन सेनेट जो है वो कस्टोडियन होता है हाउस का, और उसका दोनों तरफ से, यानी ट्रेजरी बेंचेस अपोजिशन की तरफ से उसकी रेट को मानना ज़रूरी होता है। अगर उसके रेट को ना माना जाए तो फिर मछली मार्केट बन जाती है। और स्पीकर होता था रूलिंग पार्टी से। तो ये बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये रूलिंग पार्टी का आपस में झगड़ा है। ठीक है, वो कोalition पार्टनर है, लेकिन है तो उनके ही इलेक्टेड ना, ऑपोजिशन का तो स्पीकर नहीं है ना वो। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि जो दो चीज़ें होती हैं, एक स्पीकर तो कस्टोडियन होता है, लेकिन ईवान को चलाने की जिम्मेदारी है वो हुक्मरान जमात पर ज़्यादा होती है ओनस, इसलिए उनको कुछ बर्दाश्त का मादा भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑपोजिशन हैज़ गॉट नथिंग टू लूज। तो इन सारी बातों को लें तो इमरान खान साहब के एंडोर्समेंट से सिर्फ मैं ये नतीजा अखज़ कर सकता हूँ कि जो फवाद चौधरी साहब या हमारे चौहान साहब जो पंजाब में हैं जी, उनकी जो बड़ी एक्सट्रीम किस्म की, यानी जो इंसेंडरी जिसको कहते हैं, यानी कि बहुत ही इश्तियाल अंगेज़ किस्म की जो बातें करते हैं वो। और ये भी मानने वाली बात है कि जो दूसरी तरफ से मुशाहिदुल्लाह खान साहब हैं, कम से कम वो काम नहीं करते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसमें रूलिंग पार्टी को, जिसने हाउस को चलाना है, उनको कोई क़ुव्वत बर्दाश्त ब्रेक पैदा करनी चाहिए। वही बात आती है बुनियादी तौर पे कि 100 दिन होने को हैं इस हुकूमत के, इस शायद 29 नवंबर को हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ये अपोजिशन मोड में। चलिए, इस बारे में मज़ीद जो है वो शफकत महमूद साहब से जानते हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया और हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। शफकत महमूद साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शफकत साहब अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी जी, कैसे मिजाज हैं? ये बताइए कि अगरचे आप तो कौमी असम्बली में, लेकिन हुकूमत तो आप ही की है, आपकी जमात की है। ये क्या मामला फवाद चौधरी साहब का इतना ज़्यादा हो गया कि उनको ईवान से निकाल दिया, और प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका नोटिस लिया है और आपके वज़रा ने भी नोटिस लिया है, अपोजिशन भी परेशान है। तो ये किस तरह ईवान जो है, अपर हाउस तो बहुत ही, आप तो खुद रहे हैं सेनेटर शफकत साहब, टेक्निकली स्पीकिंग तो अपर हाउस तो उन लोगों का होता है जो निस्बतन ज़्यादा पढ़े लिखे और सुलझे होते हैं। तो ये क्या हो रहा है वहाँ पे, अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ जी, मसला ये है कि मेरा ख्याल है कि चेयरमैन साहब ने जो स्टेप लिया है ज़रा सा ज़्यादा है। चेयरमैन, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना पिछले 20, 25, 30 साल में कि कभी किसी चेयरमैन ने किसी मिनिस्टर को अटेंड करने से बाहर कर दिया हो। तो ये तो मेरा ख्याल है कि अनप्रेसिडेंटेड है, और मुझे नहीं पता कि इसकी लीगल हैसियत क्या है। मतलब वो ये कह सकते हैं कि ऐसा ना करें वगैरह, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके अलावा जो मसला है वो ये है कि जब भी ये इस चीज़ का ज़िक्र किया जाए, सेनेट हो या नेशनल असम्बली हो, इस चीज़ का ज़िक्र किया जाए कि जी फ़लाँ महकमे में या फ़लाँ मिनिस्ट्री में बहुत करप्शन हुई है और उसके शवाहिद आ रहे हैं, तो अपोजिशन के चंद अरकान जो हैं वो बहुत सीखपा हो के ज़ाती हमले करने शुरू कर देते हैं, और फिर उसके जवाब में कुछ हमारे दोस्त भी फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इससे मामला जो है वो बिगड़ जाता है।
तो मेरा तो ख्याल है कि करप्शन का तो एक हमारा मुश्तरका मसला है। मैंने तो अपने एक दफ़ा तकरीर में ये भी कहा था नेशनल असम्बली में कि हम सब मिल के एक रेजोल्यूशन पास करें कि जिसने भी करप्शन की है या जिसने भी इस गरीब कौम का माल लूटा है उसको हम सब मिल के कंडेम करते हैं और हम सब मिल के ये कहते हैं कि उसका एहतसाब होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि एक प्रॉब्लम तो ये है कि जब भी करप्शन का जिक्र आता है वो फौरी तौर पे ख़ास तौर पे चंद लोग, मुशाहिदुल्लाह जो हैं वो इसमें आगे हैं, वो सबसे ज़्यादा सीख पा होते हैं। और मुशाहिदुल्लाह की ज़बान जो है वो भी बहुत ही तुंद और सख्त है और उसकी वजह से फिर एक मामला जो है वो बढ़ जाता है। और शेर भी वो वाले निकाल के सुनाते हैं जो वीर जाले ने किसी डिक्टेटर के लिए लिखे थे। वो ये तो पर यही हुई ना शौकत साहब बात के चोर की दाढ़ी में तिनका आप कह रहे हैं कि आप करप्शन का जिक्र करें, लेकिन ये बताएं कि आया हुक्मरान जमात को थोड़ी सी ज़रा शाइस्तगी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए? अगर अपोजिशन वाले बदतमीज़ी भी करते हैं तो उनका तो एजेंडा ये है कि वो आपको प्रोवोक करें। नहीं, एक अमूमी तौर पे तो आप सही बात कर रहे हैं। हमने फ़ैसला किया है नेशनल असम्बली में, मसलन हमने अपोजिशन के साथ मिल के ये फ़ैसला किया है कि हम मामलात को खुश असलूबी से चलाएंगे और आपस में जो बातचीत होती है वो चाहे सख्त बात भी जो है उसको एक ऐसे लहजे में या इन अल्फाज में किया जा सकता है कि जिससे कोई बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी ना हो। मसलन आप कह सकते हैं कि भाई साहब आप जो है इन चीज़ों में मुलविस रहे हैं। दूसरा तरीका कह रहे हैं कि यह कि आप चोर हैं, तो वो वही चीज़ जो है वो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन बहरहाल कोशिश तो यही करनी चाहिए कि मामला जो है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इसके लिए कोई कमेटी वगैरह नहीं बन सकती कोई? शौकत साहब कोई आप कोशिश करें कि कुछ लोगों की कमेटी बन जाए दोनों तरफ से और बैठ के इसको जिस तरह आपने नेशनल असेंबली में रिजॉल्व किया इसको इधर भी कर लें। जी, मेरा ख्याल है कि रिजॉल्व करने की तरफ बढ़ना चाहिए और हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसमें चंद लोग ऐसे हैं जो कि कोई आज की बात नहीं है, पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं। मसलन मैंने पहले भी जिक्र किया, मैं दोबारा मुशाहिद का जिक्र करता हूँ, मुशाहिदुल्लाह का। अब वो आपको पता है कि उसकी ज़बान जिस तरह की है वो प्रोवोक करते हैं और भी कुछ लोग हैं, तो उनको भी नहीं करना चाहिए जी, और हमारी तरफ से अगर सख्त जवाब आता है तो वो भी नहीं आना चाहिए। अच्छा शफकत साहब, एक तो चले हैं कि हाउस में खड़े होकर आपने किसी एक ने तकरीर की, गुस्सीली तकरीर थी, आपने भी वैसे ही जवाब दे दिया जो कि माहौल देख रहे हैं। लेकिन इस एक्शन जो चेयरमैन सेनेट ने लिया उसके बाद बहुत संजीदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी साहब ने, उसमें एक तो उन्होंने कहा कि मैं वोट लेकर आया हूं, चेयरमैन सेनेट वोट लेकर नहीं आए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि अगर चेयरमैन सेनेट ईवान में तवाज़ुन नहीं रख सकते तो फिर हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा। इस धमकी का मतलब क्या है कि क्या एक्शन ले सकती है संजीदा धमकी का? आपको इस संजीदा धमकी का नहीं, मेरा ख्याल है कि इसका जवाब तो फवाद चौधरी देंगे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने धमकी लगाई या उन्होंने कहा कि हम वैसे हालात पे मज़ीद सोचो विचार करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई धमकी लगाई उन्होंने। चेयरमैन सेनेट जो है वो अच्छे आदमी हैं, हमारे वोट शामिल है उनको इलेक्ट करने में यकीनन। और लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मामले में उन्होंने जो इक़दाम किया है वो ज़रा ज़्यादा कर दिया है उन्होंने। और इसकी कोई नज़ीर या मिसाल अगर आपको याद है तो बता दें मुझे तो याद नहीं पड़ती कि कभी भी किसी वज़ीर को या किसी मेंबर को कभी बार किया हो चेयरमैन सेनेट ने कि आप दोबारा आप हाउस में नहीं आ सकते। मुझे तो ये थोड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है। लेकिन बहरहाल चेयरमैन साहब से भी बात करेंगे, अच्छे आदमी हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं और अच्छे रहें और हम ये मामला जो है इसको अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की कोशिश करेंगे। हाँ नहीं, ये तो वैसे शौकत साहब ये तो होता रहा कि आपने फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द डे या कुछ उनको निकाल दिया फिर वो वापस आ गए। लेकिन पूरे के पूरे सेशन के लिए ही फारिग कर देना ये वाकई मुझे अनप्रेसिडेंटेड लगता है। लेकिन शौकत साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज सेनेट की दोनों सीटें जो हैं पीटीआई ने जीत ली हैं। वैसे तो कोई तो खबर होती है अगर आप ना जीतते, और बिल आखिर वलीद इकबाल साहब जो हैं अपनी जद्दोजहद मुकम्मल करके सेनेटर बन गए और CVSD जो जहांगीर तरीन साहब की जो
हमशीरा हैं वो भी आ गई हैं। तो इस लिहाज से तो मसलन PTI की जो स्टैंडिंग है सूबाई असम्बली पंजाब में और अदरवाइज़ वो इंटैक्ट है पूरी तरीके से। जी हाँ, उनको मुबारकबाद। बड़ी खुशी है कि वलीद और सीमी साहिबा जो हैं वो सेनेट में आ गई हैं। हमारी अदबी अक्सरियत जो है इससे ज़रा मज़ीद बड़ी है और मुझे यकीन है कि वलीद और सीमी जो हैं वो बड़ी अच्छी सेनेटर साबित होंगी, बड़े कंट्रीब्यूट करेंगे और दोनों पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनके आने से सेनेट में मज़ीद हमारी एक तो अक्सरियत में बेहतरी है, लेकिन मेरा ख्याल है डिबेट का लेवल जो है वो भी बड़ा अच्छा रहेगा। जी हाँ, बेहतर हो जाएगा। जैसे कि लोग सेनेटर में होना चाहिए, ये दोनों डिज़र्व करते हैं। वलीद इकबाल साहब माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, मुख्तलिफ हार्वर्ड से लॉ किया हुआ उन्होंने और भी बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज से भी कुछ किया हुआ उन्होंने और अपनी बतौर वकील भी। उनके वालिद साहब मेरे साथ होते थे सेनेट में। हाँ जी, और वो फर्जंद इकबाल है, ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है उनके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी कि वो सेनेट में पहुंच गए। अच्छा, अब शफकत साहब, ये बड़ी खुशाइन बात है। और वो बहुत सारे लोग जो ये समझ रहे थे कि जी शायद तहरीक इंसाफ अपने लोगों नॉमिनीज़ को इलेक्ट ना करवा सके, तो वो भी हालात ने साबित किया कि दुरुस्त बात नहीं थी। शफकत साहब, इस पर एक और बड़ा अच्छा मैसेज गया है वलीद इकबाल साहब के जाने। लोग जो कि इलेक्टेबल नहीं है और मैं वलीद इकबाल साहब को उसी ज़ुमरे में शुमार करता हूँ, लेकिन वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो कोई एक्सेलेंस है, उनका कोई बैकग्राउंड है, ऐसे ही लोग अपर हाउस में आने चाहिए, जैसे आप भी थे। बड़ी मेहरबानी जी। बिल्कुल ठीक बात है जी। वैसे तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में चाहे वो अपर हाउस हो चाहे वो नेशनल असम्बली हो, उसमें ऐसे ही लोग आने चाहिए जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ज़िया के ज़माने में एक ट्रेंड शुरू हुआ था कि जो लोग बुनियादी तौर पे बल्दियाती सतह के बहुत सारे लोग थे जो कि म्यूनसिपल कमेटी के मेंबर होने के काबिल थे, वो बनना शुरू हो गए नेशनल असम्बली के मेंबर, और उसकी वजह से आप डिबेट का लेवल जो है वो भी नीचे गया और बहुत कुछ हुआ। और ख़ास तौर पे सेनेट में, क्योंकि जहाँ पे नॉमिनेशन होती है कैंडिडेट्स की पार्टीज़ की तरफ से, वहाँ तो ऑब्वियसली बड़ी सोच समझ के नॉमिनेशन होनी चाहिए। और अगर आप हमारे नॉमिनीज़ देखें तो शिबली फराज साहब जो हमारे लीडर ऑफ द हाउस हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, अहमद फराज साहब के साहबजादे हैं। उसके बाद अब वलीद इकबाल साहब आ गए। उसके अलावा वहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दो खैबर पख्तूनख्वा से। तो इस तरह फैसल जावेद हैं, बड़ा उन्होंने काम किया है मीडिया में। तो इस तरह हमने कोशिश की है कि जो जिन लोगों को हम सेनेट में नॉमिनेट कर रहे हैं कि वो ऐसे हों जो कि वाकई एक मुफीद इजाफा हों और कंट्रीब्यूट कर सकें सेनेट में। आप भूल गए ना, मुशाहिदुल्लाह साहब भी हैं, आसिफ करमानी भी हैं। नहीं, वो अपनी पार्टी के लोग हैं। अपनी पार्टी का जिक्र कर रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड के जो आपके बरामदा गिर हों या आपके नौरतन हों, उनको आप सेनेट में ले आएँ। ये कोई स्पिरिट के खिलाफ है सेनेट की, मैं समझता हूँ। सही है। अच्छा, एक शफकत साहब ब्रेक ले लें। मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन कई ऐसे लोग हैं कई ऐसे लोग हैं जो कि जिनको दूसरे सूबों से इंपोर्ट करके लाया गया, जी हाँ, उनको सेनेटर बनाया गया यहाँ पे। मैं तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। मैं बाय द वे ये प्लीज़ रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि मैं तो ज़ाती तौर पे इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि किसी और सूबे का रहने वाला जो है वो वक्ती तौर पे अपना डोमिसाइल बना के तो आ जाए, और वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये सूबाई नुमाइंदगी है, ये हाउस ऑफ द फेडरेशन है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद वापस आके ज़रा दो तीन हैं आपसे जल्दी से डिस्कस करनी है, जिसमें से एक ताहिर दावड़ साहब के कत्ल पर जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी गई शहरियार आफरीदी साहब की तरफ से, जो मामला है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का और कैमरों का, उस पर बात की गई तो उसको बड़ी बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया अपोजिशन ने। और शहरी रहमान साहबा कहती हैं कि ये बहुत गैर संजीदगी के साथ जमा कराई या दी गई रिपोर्ट है कि आपने सारा मलबा उठा के सेफ सिटी पर या कैमरों पर डाल दिया गया, कैमरे
कैमरे कुछ देख नहीं पाए थे, इस वजह से ये सब हुआ। तो इस पर मुतालबा ये किया गया कि प्राइम मिनिस्टर को आकर रिपोर्ट देनी चाहिए, क्योंकि वज़ीर दाखिला वो खुद हैं या ये कलमदान उनके पास है। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, इस समय कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा खुश आमदीद। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत साहब, ये शहरियार अफरीदी साहब ने सेनेट में जो बयान दिया ताहिर दावड़ साहब के कत्ल का, और जाहिर है बड़ा अजीब व गरीब सा ये वाक़या है, इस्लामाबाद से अगवा हुए अफगानिस्तान ले जाए गए, फिर लाश वापस नहीं की जा रही और उसमें लेतोलाल से काम लिया जा रहा है। आपके ख्याल में ये अपोजिशन जो इसको मुस्तरद कर रही है जिस बुनियाद पर कि आपने सारा मलबा सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर डाल दिया कि कैमरे नहीं देख पा रहे कि ये सब कैसे हुआ, या वो कैमरे मॉनिटर नहीं कर पा रहे, तो आप ज़ाती तौर पर इस पर क्या समझते हैं कि ये सिर्फ इतना ही मामला है कि कैमरे नाकिस लगे हुए हैं, या आप एक और हुकूमत के पास बहाना है कि वो पिछली हुकूमत की करप्शन की तरफ इशारा कर दे कि जी वहाँ पर भी करप्शन हुई थी, कैमरे अच्छे नहीं लगाए? पहली तो बात है कि ये बहुत अफसोसनाक बात है, बहुत ही तकलीफ़ दह बात है जो ताहिर ख़ान साहब के साथ हुआ। और जो अखबारी ख़बरें मैं पढ़ रहा हूँ उसमें ज़ाहिर होता है कि उनकी दुश्मनी भी काफ़ी थी और उनके बहुत सारे ऑपरेशंस में भी उन्होंने हिस्सा लिया। और अभी तक पूरी तरह ये मुझे समझ में नहीं आया कि वो अकेले बाहर घर से निकले तो वो क्यों निकले और क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से वो गए। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कैमरे लगे हैं इनका एक बहुत बड़ा रोल है अगर इसको प्रॉपरली लगाया जाए और प्रॉपरली एनालाइज किया जाए। ये तो 24 घंटे मॉनिटर होने चाहिए, और आपको पता है कि सारे शहर में अगर कैमरे लगे हों और मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, तो कोई भी शख्स जो किसी को ले के जा रहा होता है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह तो कैमरा नहीं लगा होता, लेकिन जो ले के जा रहा होता है वो उनको नज़र आ जाता है। लेकिन अगर ये कैमरे जो हैं इनमें बदकिस्मती से कोई करप्शन की गई हो या कोई और सिलसिला हो और वो काम ही ना कर रहे हों, तो फिर शहरियार अफरीदी साहब और क्या कहते, यही कह रहे हैं कि जी हमें वो जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी कैमरों के जरिए वो नहीं मिली। तो सर ये फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया है कि करप्शन हुई है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट में करप्शन की गई है, क्या ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर करप्शन हो तो उसकी वजह से ये होता है कि इक्विपमेंट जो भी आता है किसी भी महकमे में वो फॉल्टी होता है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें करप्शन हुई है या नहीं हुई, लेकिन एक बात तो क्लियर है ना कि अगर कैमरे काम नहीं कर रहे जो कि उनको करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि कुछ नकायस हैं उसमें, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो गुजारिश ये है कि ये जो कैमरे, मैं कह रहा हूँ ये मेंटेनेंस का भी मसला है कि कैमरे को देख रहा है कोई, काम कर रहे हैं। वो ये नहीं है, वो ये है कि उसके इमेजेस नहीं रीड किए जा रहे, उसकी नंबर प्लेट पढ़ी नहीं जा रही। खुसूसन रात में जब वो लाइट अपनी गाड़ियां ऑन करती हैं तो जो कैमरे की लाइट्स हैं वो उस पर जो है वो हावी हो जाती हैं और वो उसको रीड नहीं कर सकते नंबर प्लेट को, और इमेजेस उसके पकड़े नहीं जा सकते। आप गाड़ियों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जब ये सिस्टम खरीदे गए थे तो अगर ये उनमें नुक्स था तो फिर ये नहीं खरीदना चाहिए था, क्योंकि रात को इसका मतलब है बहुत सारी वारदातें तो रात को होती हैं। तो इसका मतलब है कि रात को अगर आप कुछ चीज़ पहचान ही नहीं सकते और आप नंबर प्लेट नहीं पढ़ सकते तो फिर नेचुरली देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ये तो एक डिफ़िकल्टी है, एक प्रॉब्लम है। कोई तरीका तो होना चाहिए, शायद दुनिया में और कोई तरीके हों और सिस्टम हो, तो फिर सिस्टम की खराबी तो नज़र आ रही है ना। तो इसलिए शहरियार ने जो बात की है कोई गलत बात तो नहीं की। नहीं शौकत साहब, असल में मसला ये है कि आपको तो बेहतर पता है, आपको तजुर्बा भी है कि इनकॉम्पिटेंस इज़ ऑल्सो ए वर्स काइंड ऑफ करप्शन। और हमारे यहाँ यही मसला है कि जी अच्छा सेफ सिटी कैमरे लगा दो, भाई उनको मेंटेन करना कैसे करना है, उनकी स्पेसिफिकेशन है, वो काम भी करते हैं, उसके बाद उनको कोई रीड भी करता है। ये तो ऐसे ही इन्होंने लगा दिए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई सिस्टम ऐसा काम कर रहा था जिसके ज़रिए इनको पकड़ा जा सकता था। और ये इससे एक किस्म की बड़ी पाकिस्तान के इमेज को भी धचका पहुंचता है कि इस्लामाबाद के अंदर अगर ऐसे लोगों को लॉ एंड फोर्सेस के साथ ये हो सकता है तो फिर आम शहरी क्या तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उसमें पैदा होगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं जी, मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। और इनकॉम्पिटेंस भी हो सकती है और इनकॉम्पिटेंस है भी, इसके में भी कोई शक नहीं है।
सिस्टम जो हैं वो उनकी मेंटेनेंस के भी बड़े इश्यूज़ हैं। तो बहुत सारे मसाइल हमें हुकूमत में आए हुए 2-2.5 महीने हुए हैं, बहुत सारे मसाइल नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी सरकारी जो महकमे हैं वहाँ पे बेशुमार इनकॉम्पिटेंस जो है वो नज़र आती है। लेकिन बहरहाल मुझे थोड़ी सी हैरानी ये है कि एक पुलिस ऑफिसर जिनका इतना दुश्मनियाँ भी थी, उनके कोई अपने गार्ड उनके साथ नहीं थे, वो कैसे हुआ? मेरा ख्याल है कि इसमें हुकूमत बरी-उज़्मा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि हम अपनी जो जिम्मेदारी है उससे अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आई विश कि वो अपने गार्ड्स को साथ रखते, या क्योंकि उनकी दुश्मनियाँ भी थी और एसपी लेवल के ऑफिसर थे। यकीनन सही है। अच्छा शफकत साहब, एक और चीज़ की तरफ मैं आना चाहूँगा, पॉलिटिकल एक क्वेश्चन है मेरा आपसे पंजाब के हवाले से। उस्मान बुज़दार साहब के मामले पर जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए हैं क्या? इस ज़िम्न में आपकी क्या पार्टी के उनसे रब्ता हो गया है? और वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो थे जिस पर बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमारे कुछ मामला हैं, तो आपकी वो हो गई हैं चीज़ें सेटल आपके इत्तेहादियों के साथ? वो तो ताहिर बशारत चीमा के यार थे। हाँ, चौधरी परवेज़ इलाही का परवेज़ इलाही साहब ने उन्हीं के हवाले से कहा था ना। इनफैक्ट मैं वही कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली जी। नहीं देखें, बात यह है कि जब एक कोलिशन होती है तो नेचुरली उसमें कोई ना कोई मसाइल भी पैदा होते हैं, बीच बीच में कोई रंजिशें भी पैदा होती हैं, और ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है, रंजिशें फिर हल भी हो जाती हैं। जो पहला उनका वीडियो आया जो कि उनको पता नहीं था कि आएगा, उसमें तो उनकी शिकायत जो थी वो सरवर साहब के साथ थी, वो बुज़दार साहब के साथ नहीं थी। लेकिन बुज़दार साहब को अगर आप मुझे पूछेंगे कि जी क्या आपके सारे काम हो जाते हैं, मैं भी कह सकता हूँ कि जी मेरे कुछ काम होने वाले हैं, कुछ हो जाते हैं। तो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, ज़िंदगी के साथ चलती रहती हैं। मेरा ख्याल है बुज़दार साहब जो है वो दिन ब दिन अपनी पोजीशन जो है उसको उनका अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है। वो उनका मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर साबित होंगे। शफकत महमूद साहब, सुना कि बड़ा इसको बड़े तमाम से बनाया जाएगा 100 डेज़ ऑफ PTI। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 दिन में आपने क्या खोया, क्या पाया, आवाम को क्या दिया, तो वो क्या बैलेंस शीट बनती है, ज़रा हमें समझाएंगे आप? ये आरिफ जी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन 100 दिन का इसलिए हम आवाम के सामने अपने आप को पेश करेंगे और अपनी कारकर्दगी पेश करेंगे क्योंकि हमने ख़ुद अपने लिए एक बैरोमीटर, एक मेजर बनाया था और हमने कहा था कि हम ये चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह 100 दिनों में करेंगे, और वो चीज़ें हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और मैं अपने फील्ड में, शोबे में कह सकता हूँ कि हम आपको अनकरीब अगले हफ्ते अपनी जो एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो हम अनाउंस कर रहे हैं, जो हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं वो अनाउंस कर रहे हैं, जो हम एक यकसा कौमी निसाब बनाना चाहते हैं उसके बारे में अनाउंसमेंट करेंगे, जो हम तालीम के मेयार को बेहतर करने के लिए कोशिश काविशें कर रहे हैं वो आपको बताएंगे, जो हम हुनर सिखाने के लिए, और हुनर की बहुत ज़रूरत है जो लोग जॉब मार्केट में आते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर इस्लामाबाद में हम एक पायलट प्रोजेक्ट जो है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में लॉन्च कर रहे हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए, उसके बारे में बताएंगे। तो ये सारे इक़दामात जो हैं ये पहले 100 दिन में जो हमने कहा था कि हम तालीम के मैदान में एक वाज़े आपको तब्दीली दिखाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते मैं आपके सामने पेश करूँगा। इसी तरह मैं सवाल था और बहुत सारे फॉलो अप क्वेश्चन था आपकी शोबे से कि जो आप यकसा निसाब की बात करते हैं, क्या आपने, क्योंकि ये एजुकेशन एक सूबाई सब्जेक्ट है काफ़ी हद तक, तो इसमें जो निसाब वाला मसला है आपने ऑन बोर्ड लिया सूबों को? जी बिल्कुल। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वैसे तो 2 सूबों में हमारे अपने साथी जो हैं वो हुकूमत में हैं, वो भी मेरी मुराद मैं सिर्फ चंद स्टेप्स जो मैंने लिए वो मैं आपको बता। सिंध में ज़्यादा मसला जी जी, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, मैं गया वहाँ पे कराची, मैंने चीफ मिनिस्टर पे कॉल किया, मैंने उनको यही बात कही और बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि जो कौमी मामलात हैं उनमें हम इकट्ठे हैं। मेरी सिंध चीफ एजुकेशन मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी हुई, उन्होंने मेरे लिए लंच होस्ट किया
वो बड़ा अच्छी हमारी मीटिंग रही। उसके बाद मैंने इस्लामाबाद में इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया। उसमें सारे सूबों के नुमाइंदेगान जो हैं वो शरीक हुए बशमूल सिंध के। तो उसमें हमने जो अपना प्लान है अनरोल किया। देखें, जहाँ कौमी मामलात आते हैं जिनका ताल्लुक तालीम जैसे शोबे से है, तो हम उसमें तो बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे, और हम किसी को हर किसी के पास भी जाएंगे। उसमें गिलगित बल्तिस्तान से भी हमारे साथी आए, उसमें हमारे साथी जो हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से भी आए। तो यानी कि एक कौमी प्रोग्राम जो है हम तश्कील दे रहे हैं। और ये जो यकसा तालीमी निसाब की बात है, उसमें हमने यही एक इत्तफाक राय किया कि 5-6 जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो होने चाहिए, जो कि यकसा होने चाहिए, बाकी जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुख्तलिफ पढ़ा लें। और ये जो रक्षा सब्जेक्ट हैं इनको बनाने के लिए हम एक नेशनल करिकुलम काउंसिल बनाएंगे जो कि एमिनेंट लोगों में मुश्तमिल होगी। हो सकता है आरिफ साहब मैं आपको भी तकलीफ दूँ उसके लिए। और वो एक ब्रॉड काउंसिल होगी जो एक इल्मी सतह पर, या आप कह लें एक कंसेप्चुअल सतह पर इस सारे इशू को देखेगी। और उसके बाद एक वर्किंग ग्रुप होगा जो प्रोफेशनल्स का होगा, जो PhDs हैं करिकुलम में और बाकी चीज़ों में, जो बैठ के तो इसकी तशकील देंगे। तो ये काम ऐसा है जो जिसमें हम फाकुल मदारिस को भी शामिल करेंगे, हम अंग्रेजी स्कूलों को भी करेंगे। जी सही है। अच्छा शौकत साहब, अब वक्त चूंकि कम है, 2-3 मिनट हैं हमारे पास, तो मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, और मेरा अगेन पॉलिटिकल क्वेश्चन है आपसे, और वो है जरदारी साहब के बयान के हवाले से। जरदारी साहब ने आज बदीन में गुफ्तगू की और वो कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि जब ताकतों को ये एहसास हो जाएगा कि पाकिस्तान असल अवामी नुमाइंदे चला सकते हैं, यानी आप लोग नहीं चला सकते। और उन्होंने कहा कि हम, मुझे मालूम है कि कहाँ, मतलब है कि असल अवामी नुमाइंदे नहीं, उनका कहने का तो ये मतलब समझ में आता है। तो और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया, उन्होंने कहा कि मुझे समझ आ रही है कि कौन कौन कहाँ से किसकी मदद कर रहा है, तो ये मदद अगर हमें मिली होती तो हम भी कर लेते और हम इससे अच्छा चला लेते। क्या कहते हैं सर जरदारी साहब के इन ख्यालात के इजहार पर? हम तो वो बयान को ज़्यादा मोहतरम समझते हैं जिसमें उन्होंने नेशनल असम्बली में कहा था कि हम कौमी मामलात में अगले 5 साल के लिए हुकूमत के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, वो हमारे साथ तावन करें, और इंशाल्लाह हम कौमी मामलात में कोई हमारी लड़ाई आपस में नहीं है। हम एक जो अहदाफ हैं उन पे काम करें, बल्कि मईशत के ऊपर एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं ताकि उसमें मिल के हम बैठ के कर लें। तो मेरा ख्याल है कि बाकी जो सियासत है, सियासत तो होगी। मैं बात करना चाहता था, बुरा भला भी कहेंगे। 100 दिन के हवाले से आपसे ये पूछना चाहता था कि एक जो आपका वीक फ्लैंक लगता है वो हैंडलिंग ऑफ दी इकॉनमी है कि बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, रुपये की कीमत बहुत नीचे चली गई है। तो अभी ये वाज़ेह नहीं कि चीन से हमें कितनी इन्फ्यूजन मिलेगी, ये सिर्फ पता लगा कि सऊदी अरेबिया ज़्यादा मिलेगी, ये भी अच्छी खबर है। लेकिन हम इसी पे पूरे नहीं समा रहे कि यार हमारी जो एक बिल्कुल बैंकरप्सी थी उसमें चीन और सऊदी अरेबिया हमारी मदद कर रहा है। इसको किस तरह आप 100 दिन के हवाले से इस सूरत हाल को पेश करेंगे आप? आरिफ जी, जो करंट अकाउंट इम्बैलेंस था जब हमने हुकूमत संभाली, तो आप समझते हैं कि वो 18 अरब डॉलर के करीब था, और उसमें से मेरा ख्याल है कि 12 अरब डॉलर जो है उसकी तो इमीडिएट पेमेंट जो है वो सामने नज़र आ रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जिस ख़राब हालत में ये मईशत को छोड़ के गए था, बर्बादी थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो हैरान हूँ कि हर महकमे में जहाँ जाते हैं बर्बादी नज़र आती है, जो पत्थर उठाते हैं उसके नीचे गांधी नज़र आता है। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें अगर कामयाबी हुई है कि हम जो अपने मौजूदा मुश्किलात हैं उनको फौरी तौर पे कुछ हमने हल किया है, कुछ बेहतरी की है, कुछ स्टेबलाइज़ किया है, तो इसमें तो कोई खुशी की बात है कि हमने स्टेबलाइज़ कर लिया है। और आगे भी बहुत सारे काम करने वाले हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं इस वक्त। तो ये तो मेरा ख्याल है कि जो एक इकॉनमी का एक डाउन स्लाइड था और जो जाली कीमत रुपए की रखी हुई थी इसहाक डार ने, जिसकी वजह से उन्होंने अपना सारा डॉलर रिजर्व भी बर्बाद कर दिए उस जाली कीमत को कायम रखने के लिए। और कल मैं TV पे देख रहा था कि उन्होंने एक वादा, एक लड़ाई थी शेख रशीद के साथ जिसमें उन्होंने कसम खाई थी कि मैं डॉलर नीचे नहीं जाने दूंगा, और 12 अरब डॉलर इस बात पे उड़ा दिए कि जी मैं डॉलर को नीचे नहीं जाने दूंगा। देखिए, आप भी समझते हैं इकोनॉमिक्स के और आप भी समझते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर तो जो
जो मार्केट मैकेनिज्म है वो डिटरमिन करता है कि डॉलर की असल हैसियत क्या है। उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स को नुकसान हुआ, 25 से 22 से 21 बिलियन डॉलर पे आ गई और टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी बर्बाद हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको संभालते संभालते वक्त लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छे इक़दामात किए हैं और हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह कौम की बेहतरी। सही है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब। ले रहे हैं एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं निज़ामी साहब। पहले तो आइए जरदारी साहब पे और फिर आते हैं नवाज शरीफ साहब पे, जिसमें उन्होंने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जवाब दिए और उसमें कहा कि कतरी शहजादे का जो ख़त है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लाताल्लुकी का इजहार किया। तो उस पर बाद में आते हैं। पहले बताइए जरदारी साहब जो हैं ये तो कुछ उनका बयान उससे मिलता जुलता नहीं है जो उन्होंने माजी में बिल्ला दूध पी जाता है और इंट बजा देंगे, ये उससे मिलती जुलती बातें तो नहीं लग रही? नहीं, इतनी हद तक नहीं गए वो, लेकिन थोड़े से फ्रंट फुट पे आए हैं वो। क्रीज से ज़रा बाहर निकल के उन्होंने को 2-3 शॉट खेले। अगरचे उन्होंने इसी बयान में कहा कि ये सियासत क्रिकेट नहीं होती, लेकिन मैं भी वही मिसाल दे रहा हूँ। तो वो कैश आउट ही ना हो जाए। बिल्ला दूध पीने वाला बयान तो बड़ा सख्त था, उसमें तो यकीनन वो क्लीन बोल्ड होने से पहले ही चले गए थे मुल्क छोड़ के। और फिर उन्होंने इसमें ये खतरनाक बात है ना, उन्होंने कहा कि मैं उर्दू में इसलिए तकरीर कर रहा हूँ, यानी मैं सिंधी में करता, खतरनाक तो कोई नहीं, उर्दू में इसलिए मतलब ज़्यादा थोड़ा सा, जिसमें वो कहते हैं कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद भी सुन ले। ये बातें तो अपनी जगह पे डिबेटेबल हैं, इन पे बहस हो सकती है जी। और जरदारी साहब का इस मरले पे कहना, जबकि वो खुद उनके गिर्द गिर्द घेरा तंग किया जाता है, ये मानी खेज है कि उन्होंने ये कहा। लेकिन बात तो वहीं आके बनती है कि सवाल ये है कि जैसे अभी शफकत महमूद साहब ने कहा, मैं उस सख्त ज़ुबान में तो नहीं बात करूँगा, लेकिन एक बात पीपल्स पार्टी को रेकन करनी चाहिए। कल भी आपने पूछा था ये बात फरदुल्लाह बाबर साहब से कि भाई आप बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें कि सारी बातें ठीक हैं और ऐसा ना होता और बड़े ही फेयर एंड फ्री और लेवल प्लेइंग फील्ड जी मिल जाते हैं जी, ठीक है, ये भी ठीक है कि कुछ आपके इलेक्टेबल लोग जो थे उनको उधर चले गए वो पीटीआई में, लेकिन बाय एंड लार्ज पीपल्स पार्टी का क्या वजूद है पंजाब में जो उसका गढ़ था। तो अगर पंजाब में कोई वजूद नहीं है तो इसमें किसी कैसे का हुकूमत बनाते आप, सिवाय आपके और किसी का क्या कसूर है ये नहीं इस मामले में। और ये अब एक हिस्टोरिक चीज़ जो है ये बनती नज़र आ रही है आपको कि, और पीपल्स पार्टी का राउट जो है वो मियां नवाज शरीफ ने किया। पीटीआई का सिर्फ कसूर ये कि जो राउट करके जो वैक्यूम था वो इन्होंने आकर फिल कर लिया पीटीआई ने। निज़ामी साहब, जरदारी साहब का पिछले 2-3 साल में लहजा थोड़ा सा नरम रहा है इस तरह के मौज़ूआत पर बात करने के हवाले से। अब आपके ख्याल में क्यों वो इन बातों को मौजू बना रहे हैं? वो हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद कर सकते हैं, हर चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इतने मैं नहीं समझता कोई इतना ऐसा कोई फ्रंटल अटैक है। ये बातें पहले भी करते रहे वो, लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं वो इसमें एक वाकई एक जो रेलेवेंट बात है वो है कि इस मरले पे क्यों, ये कह रहे हैं ना आप। जी जी जी। अब इस मरले में मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो मसल भी फ्लेक्स कर रहे हैं अपना। उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दी है जिसको हमें अंडरमाइन और अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस स्ट्रेंथ को जो मुख्तलिफ अदारे हैं वो उसको एक्नॉलेज भी करते हैं और सपोर्ट भी करते रहे। वो ये है कि पीपल्स पार्टी का जो रूरल सिंध में होल्ड है, यानी पीटीआई ने शायद अर्बन सिंध में एमक्यूएम की किसी हद तक जगह ली है, नवाज लीग का तो कभी वहाँ को वजूद ही नहीं था, लेकिन जो रूरल सिंध में उनका रोल है पीपीपी का, और इस चीज़ को बड़ा सराहा जाता है कि उधर पीपीपी में फिर दूसरी तरफ कौन है, नेशनलिस्ट है, ये परिजो और सिंधी तहरीक और ये और वो। तो कहा जाता है कि चले कम अज़ कम ये नहीं, पीपल्स पार्टी जो है वफाक की बात करती है, पाकिस्तान की बात करती है, एक वफाक की जमात भी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए वो अपना ये कार्ड जो है थोड़ा सा इस्तेमाल भी करते हैं। सही है। चलें अब आ जाइए ज़रा, नवाज शरीफ साहब अल अज़ीज़िया रेफरेंस में बयानात अपने दे रहे हैं, जवाब जमा करा रहे हैं इनफैक्ट,
अब वो कहते हैं कि ये जो कतरी शहजादे का ख़त है, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने तो लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया। तो अब ज़हन में फ़ौज पर सवाल ये पैदा होता है कि इनके वकला अदालत में लेकर आए थे इस डिफेंड करने के लिए नवाज शरीफ साहब को। नहीं, और बल्कि वो जहाँ तक मुझे बादशाह याद पड़ता है कि वो को लॉजिस्टिक्स नहीं बन सके कि कतरी शहजादे पाकिस्तान आने को तैयार नहीं थे। हाँ। अपने इस कहते थे कि ख़त मेरा ही है जी, लेकिन मैं पाकिस्तान आके इस पे कुछ JLT के सामने पेश और नून लीग के जो लीडर, और फिर ये भी एक बरले पे प्रपोजल चला था कि वो वहाँ जाके उनका बयान रिकॉर्ड कर ले, फिर वो फिजल आउट हो गया। हाँ, और उस पर नून लीग के जो रहनुमा हैं वो बहुत दिन तक शोर मचाते रहे टॉक शोज में, हमारे साथ भी। वो ये कहते रहे कि क्यों नहीं JIT वहाँ जाकर उनका बयान रिकॉर्ड कर लेते और उस जगह पर जहाँ पर वो बुला रहे हैं। तो ये तो अब अचानक से ये तो बड़ा चौंका देने वाली सी बात है। वो ठीक है, आपकी बात है, लेकिन इसमें कोई कानूनी मसलत होगी जो लीगल ग्राउंड लेवल पे मियाँ साहब को बाद खराबी बसियार, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट भी और था। उस वक्त पनामा लीक्स, पनामा गेट का कौन सा मुकदमा था जो एवनफील्ड वाला था, वो उसका तो फैसला हो चुका है ना अब वो उससे आगे आ चुके हैं। अब उसकी अपील का मसला ये, हाँ वो तो अलग है, लेकिन अब अल अज़ीज़िया चल रहा है और फिर फ्लैगशिप है। तो ये एक मसला है। अब देखें ना, इसी तरीके से और मामलात में भी मसलन मियाँ नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में जो कुछ कहा था, अब उन्होंने उसके ऊपर अपना इस्तेकाक जो है कि मैं बतौर कौमी असम्बली के रुकन के मेरा इस्तेकाक है कि कौमी असम्बली में की हुई बात जो है वो अदालत के अंदर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो अब ये उनके ये लीगल है ना मसले। मसलन है कि एक क्राइम जो है होना और बियॉन्ड डाउट उसको प्रूव करना, वो और चीज़ अच्छे वकीलों का तो ये काम होता है ना। सही है। अच्छा, अब उसमें एक तो ये भी वो जो आप तक उसमें पार्लियामेंट में की गई तकरीर है जिस पर उन्होंने कहा कि वो मैंने पार्लियामेंट यानी इस्तिस्ना मांगते रहे वकला उस वक्त भी गए, जो पार्लियामेंट में कह दिया उसको अदालत में नहीं लाया जा सकता। एक उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो मालूमात थी वो मेरे बेटों की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर की गई तकरीर थी। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हम ये समझें कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इसके बारे में अगर आपको मजीद तफसीलात चाहिए तो फिर मेरे बेटों से पूछिए, मुझसे ना पूछिए। अच्छा, ये स्टैंड बाय द वे दिलचस्प बात बताऊँ आपको, इसाक डार साहब का कहते हैं मेरे बेटे बड़े अच्छे बिजनेसमैन है, मेरा तो कोई तल्लक ही नहीं उससे। उन्होंने बनाया ये सब, बनाया, आप पूछो ना। और वो पाकिस्तान आएंगे नहीं, और पाकिस्तान आएंगे नहीं, अगर पूछ सकते हैं ही वहाँ पे बाहर नहीं, जैसे पाकिस्तान आएंगे, क्यों आएंगे? हसन और हुसैन वगैरह ने तो रिफ्यूज कर दिया ना कि वो पाकिस्तानी, वो भी करते हैं। तो मकसद है कि ये अब जो ये बेटों वाला मसला है जी, ये बड़ा को गुंजलक है। अब इसमें लीगली अगेन ये लीगली स्पीकिंग तो ये बात ऐसी है ना कि भाई वो बड़ा ब्रिलियंट है, लेकिन मैं अगरचे ये बात आपको कहूँगा कि नवाज शरीफ का जो बेटा हसन है वो बड़ी देर से वहाँ प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। जिस ज़माने में बरतानिया में प्रॉपर्टी का बूम था, बरतानिया में और फ्रांस में भी किया, मुझे ज़ाती तौर पर लगा क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ को लेकिन मेरी बात सुन, लेकिन जो इब्तदाई सरमाया था वो तो उसको कहीं से आया होगा ना। जो इब्तदाई सरमाया था मतलब है कि फर्ज करें मैं एक प्रॉपर्टी खरीदता हूँ जी लंदन में, पहली मरतबा खरीदी आपने, खरीदी मैंने, हाँ। उसके पैसे मैंने अब्बा जान से लिए होंगे या किसी से लिए होंगे ना, कहीं से तो आए होंगे, कहीं से आए ना। अब उसकी कीमत बाद में दुगनी हो गई, आपने भेजा, आपने अब्बा जान के पैसे वापस कर दिए, फर्ज करें आपने उसकी बेसिस पे और प्रॉपर्टी खरीद ली एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो ये तो हो सकता है, हाँ। लेकिन ये कहना कि तसल्लुक ही कोई नहीं है। हाँ, लेकिन वो इसमें तो यही मसला ना, एक तो ये कि हसन काफ़ी अरसे से प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं और मज़े की बात है कि वो तब से कर रहे हैं जब वो तालिब इल्म थे, उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वो जो खरीदे गए फ्लैट्स। और दूसरी बात यह है कि वो जो पहली मरतबा उनके पास रकम आई उसके बाद तो चले वो मल्टीप्लाई होती रही, बिजनेस में बरकत हो गई, मेरा पॉइंट पहली मरतबा आई वही तो साबित नहीं हो पाया ना अभी तक कि वो कहाँ से आई, जो आप। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है ना कि देखें जो ये पहला वाला था एवनफील्ड, ये भी नहीं साबित कर सका कि मियाँ नवाज शरीफ के सोर्सेज ऑफ इनकम क्या थे, कितनी इनकम थी और वो कौन सी इनकम से ही वाज लिविंग बियॉन्ड द मींस। नहीं, वो लिविंग बियॉन्ड द मींस से बढ़कर तो उसमें वो ये था ना कि फ्लैट्स आपने कहाँ से खरीदे, वो भी अब वो तो जाहिर एस्टैब्लिश नहीं हो सका ना कि फ्लैट्स आपने कैसे लिए। तो अब और फिर अगर अकामा के नजर हो गए। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इस पर अपना फीडबैक दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।